नमस्कार। एक और नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आंचल। शुक्रिया कृतिका। तो अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। हम बात करेंगे किस तरह से खेला हुआ है हिमाचल प्रदेश में और वहां पर राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की वजह से अब सुक्खू सरकार पर संकट के बादल है। इससे चले इस वक्त जयराम ठाकुर जो पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। डिफेक्शन लॉ है उस पर उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उनको 1:30 बजे बुलाया गया है, तो उनको सस्पेंड करने की उनकी ओर से जो मंशा जाहिर की जा रही है वो भी एक संभावना है। और ऐसे में बहुत सारी चीज़ों को वो करने जा रहे हैं जो कि नियम के मुताबिक नहीं है। राज्यसभा में नंबर 1 व्हिप जारी नहीं होता है, व्हिप जारी किया कांग्रेस ने। दूसरी बात, राज्यसभा में कोई क्रॉस वोटिंग होती है तो उसमें वो इनवैलिड नहीं होता है, उसके लिए तो इलेक्शन कमीशन ने क्लियर गाइडलाइंस की। और जबकि मुख्यमंत्री बार बार यही कहते रहते हैं कि अगर आपने क्रॉस वोटिंग किसी ने भी की तो वो वोट इनवैलिड माना जाएगा, लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्शन दी, इसमें वो फिर वो चुप हो गए, उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद अब जब इसमें जो है वो दल बदल कानून का कोई रोल ही नहीं है, उसके बावजूद भी विधायकों को प्रताड़ित करके, तंग करके, उनको परेशान करके इस प्रकार के कार्रवाई करने की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये उनकी बौखलाहट है और कांग्रेस की सरकार हमारी वजह से नहीं, अपने कारणों से संकट में इतना ही कहना। इन टोटल कितने विधायक हैं सर जो आप लोग के टच में है सर? देखिए, हमें इस सारी चीज को लेकर हम तो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जो बजट पर जो डिवीजन हम मांग रहे हैं वोट का, उसको हाउस में अलाउ किया जाए। सर कितने विधायक हैं इन टोटल जो आप लोग के टच में है, जो 6 जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, उनके अलावा भी कितने नंबर्स हैं? देखिए, इन सारी चीजों को ना पहले बताते हम ना हम बताएंगे, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, कांग्रेस जो है वो मैंडेट खो चुकी है। थैंक यू। वोट नहीं मिलता है तो अगला कदम क्या? अगला कदम उसके बाद पार्टी के नेतृत्व के साथ चर्चा करने के बाद हम करेंगे। फ्लोर टेस्ट की मांग की जाएगी सर। फ्लोर टेस्ट वही होता है। तो बीजेपी नेता जयराम ठाकुर को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर, जिसका जिक्र अभी हमने शुरुआत में ही कहा कि खेला हो गया है हिमाचल प्रदेश में, साफ तौर पर उनका निशाना सुखविंदर सिंह सुक्खू पर था। कृतिका की बिल्कुल, उन्होंने कहा कि भाई जब राज्यसभा की वोटिंग होती है तो व्हिप जारी नहीं किया जाता, जो उन्होंने किया। दूसरा, क्रॉस वोटिंग को लेकर बिल्कुल नियम साफ है, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि अपना जो विश्वास है वो खो चुकी है जो हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार है और अपनी वजहों से टूटने की कगार पर है, ना कि वो भाजपा पर जो लगातार आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ में राज्यपाल से भी मुलाकात उन्होंने अभी हाल ही में की है। तो चलिए इस खबर पर आगे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुबह की हेडलाइंस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु में 17,300 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। तमिलनाडु के बाद प्रधानमंत्री महाराष्ट्र का करेंगे दौरा। यवतमाल में 4,900 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। राष्ट्रपति आज से झारखंड और ओडिशा के 4 दिवसीय दौरे पर कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। केंद्रीय झारखंड विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह में भी होंगी शामिल। राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हड़कंप। भाजपा विधायकों के साथ राज्यपाल से मिले जयराम ठाकुर। वहीं डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने किया ऑब्जर्वर नियुक्त। राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद विवादों में घिरे कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन। समर्थकों पर विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का आरोप। बीजेपी ने थाने में दर्ज कराई शिकायत।
सरकार आम चुनावों में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज से देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान करेगी शुरू। अभियान का उद्देश्य राष्ट्र के व्यापक हित में युवाओं को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो नया सवेरा में जान लेते हैं सबसे पहले देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। बिल्कुल, और देश भर की कुछ खास खबरों में शुरुआत बुलेटिन करते हैं हिमाचल प्रदेश की खबर के साथ में, जहां राजनीति में लगातार हलचल जारी है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कई तरह की खबरें अब सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कि अब सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसी बीच बीजेपी विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सुबह ही कुछ विधायकों के साथ राज्यपाल से मुलाकात भी की, जिसके बाद में उनका कहना है कि जो नियम है उनके हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं है। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के पास अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। जो घटनाक्रम घटित हुआ है हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव के परिणाम आने के पश्चात, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी थे हर्ष महाजन जी, वो जीते हैं और सरकार बहुत बड़े बहुमत में थी, उसके बावजूद भी जीते हैं। और स्वाभाविक रूप से जो जीतने के जो सारी चीज़ें घटनाक्रम जो घटित हुई हैं सब वहाँ पर, उसमें अगर हम देखें तो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और वहीं कांग्रेस आलाकमान ने हिमाचल को संभालने के लिए अपने 2 दिग्गज डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया है, जो पार्टी के भीतर मचे इस हड़कंप को शांत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर कांग्रेस क्या एक्शन लेगी। दरअसल बीते कल हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां स्पष्ट बहुमत वाली सुक्खू सरकार के किले में सेंध लगा दी है। कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी के हर्ष महाजन को चुनाव में जीत दिला दी और कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंह भी हार गए। हिमाचल की 68 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 40 और बीजेपी के 25 विधायक हैं। और इसी पर चलिए ताजा अपडेट लेने के लिए सीधा रुक करते इस वक्त शिमला का, जहां पर हमारी संवाददाता हेमलता इस वक्त मौजूद हैं। हेमलता, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और अभी जिस तरीके से कहीं ना कहीं राजनीति में एक बड़ी हलचल इस वक्त हिमाचल प्रदेश के अंदर खासतौर पर देखने को मिल रही है, अभी हाल ही में जयराम ठाकुर राज्यपाल से मुलाकात करके आए हैं। बिल्कुल, जो पिछले कल राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव हुआ है और उस चुनाव के दौरान जो उठापटक हुई है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जमकर हलचल हो रही है और कहीं ना कहीं सुक्खू सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। क्रॉस वोटिंग एक बड़ा जो कारण है वो रहा है कांग्रेस की हार का, और ऐसे में जो भाजपा के प्रत्याशी हर्ष महाजन थे वो जीत चुके हैं। लॉटरी का जो जिसके तहत लॉटरी निकाली गई उसमें उनका नाम आया है और उन्हें विजयी घोषित किया गया है। और अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में जो भाजपा का विधायक दल है वो राजभवन पहुंचा है राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि अब उनका साफ तौर पर ये कहना है कि सुक्खू सरकार अपना बहुमत खो चुकी है और ऐसे में फ्लो टेस्ट की उन्होंने मांग वहां पर जाकर के की है और कहीं ना कहीं वो अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर के पूरी तैयारी में है। इसके बाद अब देखना ये होगा कि जो विधायक क्रॉस वोटिंग जिन्होंने की है उनको लेकर के कांग्रेस क्या कुछ फैसला लेती है, क्या कुछ उनके तहत किया जाता है, क्योंकि जो क्रॉस वोटिंग है उसके भी कई सारे कारण यहाँ पर रहे हैं। क्योंकि जो सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा है विधायक, वो उन्हें जो है मंत्री पद की उम्मीद थी और ऐसे में उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने क्रॉस वोटिंग का जो रास्ता है वो अपनाया। यहाँ पर पहले से कयास लगाए जा रहे थे और सुधीर शर्मा ने सोशल मीडिया पर आकर के हर्ष महाजन को जो है बधाई भी दी है और ऐसे में ये कहीं ना कहीं संदेश सीधा जा रहा है कि वो अब पार्टी छोड़ने वाले हैं। जी,
इसके अलावा जो बाकी विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है वो कहीं ना कहीं खेमे के थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र के बहुत ज़्यादा करीबी थे। और ऐसे में अगर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र की बात आती है तो वो हर्ष महाजन के बिल्कुल करीबी थे। हर्ष महाजन उनके साथ लंबे समय से रहे थे और ऐसे में उनका समर्थन जो है हर्ष महाजन को पूरी तरह से मिला उन अन्य 3 विधायकों का। रही बात जो निर्दलीय विधायक थे, जब तक जो है बैठकें चल रही थी चुनाव से पहले, ऐसे में पूरी बात ये कही जा रही थी कि जो निर्दलीय विधायक है उनका जो समर्थन है वो कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। पूरी तरह से जो क्रॉस वोटिंग हुई है वो भाजपा के पक्ष में हुई है और ऐसे में पूरा जो राजनीति का जो गणित है, जो चुनाव का गणित है वो पूरी तरह से बिगड़ गया है। और इसका बहुत बड़ा झटका सुक्खू सरकार को जरूर लगा है, क्योंकि सुक्खू सरकार चुनाव से पहले पूरी तरह कॉन्फिडेंस में थी कि जो चुनाव है उनके पास बहुमत है, 40 उनके विधायक हैं, उनकी जीत बिल्कुल पक्की है। लेकिन जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए और जो संगठन और सरकार के बीच जो अनबन चल रही थी उसका ये परिणाम यहाँ पर देखा जा रहा है। और ये बात तो साफ सरकार की जो अभी सत्ता है उसके ऊपर बहुत बड़े यहाँ पर संकट मंडराते जा रहे हैं। हेमलता, ये बात तो साफ है कि जब आप क्रॉस वोटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है उसको लेकर जो वहां पर मौजूद विधायक हैं उनमें असंतोष है। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर ये है, जब बजट डिवीजन की मांग एक दिन पहले यानी कल भी की गई थी तो क्या विकल्प बचता है राष्ट्रपति शासन को लेकर? और दूसरी चीज यहाँ पर ये समझने की हम कोशिश करेंगे अंक गणित के लिहाज से, अगर हम वहां सीटों के समीकरण को देखें तो किसका पक्ष ज्यादा मजबूत इस खास तौर पर जो अभी सिनेरियो चल रहा है उसे लेकर नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए जो इन्होंने मांग करी है फ्लोर टेस्ट की और साथ ही साथ जो वित्त विधेयक है उसमें वोट डिवीजन की ये लोग मांग करने जा रहे हैं। और ऐसे में जो अंक है वो कहीं ना कहीं इस तरह से है कि जो 40 विधायक थे और कहीं ना कहीं जो विधायक भाजपा के पास थे वो 25 थे और ऐसे में जो 3 निर्दलीय विधायक थे उनको जो कांग्रेस थी वो अपने साथ लेकर के चल रही थी। लेकिन जो 3 विधायकों के साथ साथ अन्य 6 विधायक थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। और ये क्रॉस वोटिंग का जो सिलसिला पिछले कल सुबह से ही जारी था, बहुत ज़्यादा चर्चा थी कि क्रॉस वोटिंग हो रही है, लेकिन इसको बात की कोई पुष्टि नहीं कर रहा था। लेकिन कल शाम को जैसे ही जो 6 विधायक थे वो उनका संपर्क टूट गया, पार्टी से उनके परिवारजनों से संपर्क टूट गया। ऐसे में कहीं ना कहीं जो बौखलाहट है वो और ज़्यादा बढ़ गई। और इसके बाद जब समय निकलता गया और परिणाम का जो समय है वैसे नज़दीक आता गया तो जो गणित है, गणित की जो पूरी तैयारी यहाँ पर की गई थी चुनाव को लेकर के, वो सारी स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। और जैसे जैसे चीज़ें स्पष्ट हुई तो कहीं ना कहीं जो वोटों का आंकड़ा था वो एकदम बराबर बैठ रहा था। दोनों ही जो प्रत्याशी थे उनको 34-34 वोट पड़े थे। और ऐसे में उसके बाद जो ड्रॉ ऑफ लॉट्स जिसे कहा जाता है उस तरीके से यहाँ पर विजय घोषित एक प्रत्याशी को करने की जो नियम है वो लागू होता है। और जो ड्रॉ ऑफ लॉट्स निकाला गया उसमें हर्ष महाजन का नाम यहाँ पर निकला है। और ऐसे में जो ड्रॉ हुआ है वो कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग का जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसकी वजह से हुआ है। लेकिन अगर बात करें हर्ष महाजन की तो हर्ष महाजन अभी तक अपने जीवन में एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। बिल्कुल वो विधायक रह चुके हैं, प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री के बहुत ज़्यादा खास हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उनके ऊपर किस तरह का एक्शन लिया जाता है और जो मांग विपक्ष कर रहा है उसको लेकर के आगे अभी क्या होगा। अभी हाल ही में उन्होंने मुलाकात की है, राज्यपाल से मुलाकात करके वो वापस आ गए हैं। कुछ ही देर में वो अपना जो बयान है वो जारी करेंगे। उसके बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि जो उनकी मांग है उसको लेकर के किस तरह की प्रतिक्रिया राज्यपाल की तरफ से। जी हेमलता, अगर देखा जाए तो राज्यपाल से मुलाकात हो चुकी है और मुलाकात के बाद में अब आज की अगर हम बात करते हैं तो आज हिमाचल प्रदेश का विधानसभा का सत्र भी है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास में? क्या इसी दौरान फ्लोर टेस्ट किया जा सकता है? बिल्कुल
बिल्कुल, जो आखिरी 2 बैठकें हैं वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की बाकी हैं, यानी कि कल 29 तारीख को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन है और जो तमाम चीजें हैं बजट को लेकर के चर्चा भी हो चुकी है, केवल जो बजट पारित होना है वो बाकी रह गया है और 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। तो पूरे आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि जो विपक्ष है वो सदन में कई सारी चीजें आज करने वाला है। 11 बजे के बाद जो मुलाकात हुई है उसको लेकर के वो वोट ऑफ डिवीजन वित्त विधेयक को लेकर के वहां पर मांग कर सकता है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं क्योंकि जो बजट है 2024-25 का वो भी अब पारित होना है। आखिरी 2 बैठकें विधानसभा के बजट की रह गई हैं, तो आज का पूरा दिन अगर हम कहें तो गहमा गहमी वाला रहने वाला है और कहीं ना कहीं जो सरकार है, जो अभी सत्ता में सरकार चल रही है, उसको लेकर के भी सारी स्थिति आज स्पष्ट हो जाएगी क्योंकि सुक्खू सरकार जो बहुमत है वो खो चुके हैं और ऐसे में सुक्खू सरकार ने कहीं ना कहीं जो अपना बयान जारी किया है उसमें साफ तौर पर कह दिया है कि जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है वो अपना ईमान बेच चुके हैं। लेकिन अगर कुछ पिछले समीकरणों की बात हम करें तो वहां पर हम देख सकते हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह कांग्रेस की, उन्होंने ये साफ किया था कि जो नाराज विधायक हैं उनको मनाने की पूरी कोशिश की जाएगी क्योंकि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि कई ऐसे विधायक हैं जो मंत्री पद ना मिलने की वजह से नाराज चल रहे थे और जो चलिए देखो इन सारी चीजों को लेकर के वहीं हाउस में ही हम कह सकते हैं, लेकिन जो राज्यसभा का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का जीतना बहुत बड़ा बहुमत कांग्रेस के पास होने के बावजूद ये संदेश देता है कि वर्तमान हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में रहने का अधिकार खो चुकी है। थैंक यू। आप सुन रहे थे बीजेपी नेता जयराम ठाकुर को जो साफ तौर पर कह रहे थे कि वर्तमान स्थिति जो है वो इस तरफ इशारा करती है कि सुक्खू सरकार को इस वक्त अगर खास तौर पर राज्य की सेवा करने का जो मौका दिया गया था, अब वो इस पद पर आसीन ना रहे क्योंकि अल्पमत में है सरकार, नैतिक आधार पर उन्होंने यहाँ पर ये कहा। और जिस तरह से कांग्रेस के 2 संकट मोचक वहां पर एज ऑब्जर्वर्स भेजे गए हैं, डीके शिव कुमार और हुड्डा साहब, क्या वो डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और इसी सवाल के साथ फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ हिम्मत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। तो आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 14 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी, है ना? बैंक अकाउंट की। पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई।
आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। नया सवेरा में अब रुक करते हैं अगली खबर का। बिल्कुल, और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु दौरे से जुड़ी हुई, जहां पर वो आज तमिलनाडु के थूथुकुडी में लगभग 17,300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री थूथुकुडी में आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखने वाले हैं और ये अपने आप में सबसे बड़ा हरित टर्मिनल होगा। रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को इससे बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री जो है वो कई अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन करने वाले हैं जो राष्ट्र को और राज्य को समर्पित की जाएंगी, जिसमें परियोजनाओं की अगर बात करें तो लवणीकरण संयंत्र, हाइड्रोजन उत्पादन और बंकरिंग सुविधा इसमें शामिल की गई है। प्रधानमंत्री का तमिलनाडु दौरे का दूसरा दिन है। वहीं देश के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज का भी शुभारंभ प्रधानमंत्री आज करने वाले हैं। 10 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में जो 75 प्रकाश स्तंभ है, वहां पर पर्यटक सुविधाओं को भी राष्ट्र को आज समर्पित किया जाएगा। साथ ही वांची मिन्याची नागर कोयल रेल लाइन के दोहरीकरण की रेल परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा, जिससे कनेक्टिविटी और सुगम हो जाएगी। 4 सड़क परियोजनाएं भी समर्पित की जाएंगी देश को। और तिरुनेलवेली में विशाल जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है। और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा को लेकर तमिलनाडु के प्रदेश सचिव से खास बातचीत की। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने क्या कुछ कहना है उनका, आपको सुनवाते हैं। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है और एक तरह से आगाज है तमिलनाडु में बीजेपी के अभियान का। हम यहाँ पर बात करेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, प्रदेश सचिव हैं सेल्विन चौहान। सेल्विन, किस तरह से देख रहे हैं इस जनसभा को? जी, तरक्की, बीजेपी मतलब तरक्की है। अभी यहाँ पे स्कीम्स, अभी बीजेपी प्रशासित शासन नहीं है यहाँ पे, फिर भी हम लोग कार्यकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री जी के अब 10 साल के कार्य को और उनके स्कीम्स को लोगों तक लेके जा रहे हैं और वो स्कीम्स अब लोगों तक पहुंचने लगे, इसलिए लोगों में बहुत उत्साह है। करीब मुझे लगता है लाखों में लोग संख्या में यहाँ पे लोग आने वाले लोकसभा के लिए भी उत्सुक है। अपने प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी गरीब घर से आते हैं, एक चाय वाला, लोग बोलते हैं चाय वाला घर से आने के वजह से गरीब लोगों का जो भी परेशानी है, प्रॉब्लम्स, वो समझते हैं, समझ के एक स्कीम वैसे बनाया गया जो गरीब लोगों के लिए आज तक कोई नहीं बना सका, वैसे स्कीम है, इसलिए लोगों बहुत उत्सुक है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। सेल्विन, के अन्नामलाई जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक बड़ी यात्रा वो चला रहे थे, उसका समापन भी हो रहा है इसी रैली के माध्यम से, तो किस तरह से देख रहे हैं जो अभियान चल रहा है तमिलनाडु में बीजेपी का? जी, अभी हमें भी पता नहीं था कि इतना बीजेपी के लिए सपोर्टर्स होंगे करके भी। अन्नामलाई जी के ये रैली के वजह से गली गली तक बीजेपी पहुंच गया, गली गली तक कमल पहुंच गया है। अभी ये 2024 में भी आप और आने वाले 26 असेंबली इलेक्शन में भी आप देख सकोगे कि हर जगह कमल ही खिलने वाला है तमिलनाडु में। हम देख रहे हैं देश भर में बीजेपी सहयोगियों की संख्या बढ़ा रही है। तमिलनाडु में भी कुछ सहयोगी जुड़े हैं, जीके वासन की पार्टी से सहयोग हुआ है, कहा जा रहा है कुछ दिनों में और सहयोगी बीजेपी को मिल सकते हैं। क्या उम्मीद है आप लोग? जी, जो भी भारत माता की सेवा के लिए हाजिर है वो उनका सबका स्वागत है बीजेपी में, तो इसलिए आप लोगों समझदार हो गए। अभी पहले जैसा नहीं है, अब साउथ इंडिया में भी लोगों को समझदारी आ गया है कि बीजेपी इज़ द ओनली पार्टी हु सर्व्स द मदरलैंड। ये मातृभूमि के लिए, सेवा के लिए आने वाले सिर्फ बीजेपी में ही है और दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सिर्फ बीजेपी ही कर सकता है और प्रधानमंत्री मोदी जी कर सकते हैं। इसलिए उनके नेतृत्व में सब लोग आगे होकर आ रहे हैं, हमें भी आना चाहिए, हम भी आने वाले मातृभूमि के सेवा के लिए करके सब लोग आ रहे हैं और सबका स्वागत भी है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो तमिलनाडु के बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। और इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, सुप्रभात आपको। सवाल यही है कि प्रधानमंत्री का जो तमिलनाडु का दौरा है बहुत अहम है, इसके क्या राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे, खास तौर पर मिशन साउथ को लेकर? ये देखिए, बीजेपी तमिलनाडु पर खासा जोर दे रही है और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने
जो तमिलनाडु से जो उनका जुड़ाव है उसका विशेष तौर पर जिक्र भी किया है। कल उन्होंने एमजीआर और जयललिता को याद किया कि किस तरह से तमिलनाडु को आगे ले जाने में इन दो महान नेताओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। हम सब जानते हैं सेंगोल जिसे लोकसभा में स्थापित किया गया है, वो एक तरह से देखें देश की जो संस्कृति है, जो तमिलनाडु की जो विरासत है उसको दर्शाता है और जिसका जिक्र अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। काशी तमिल संगमन, उसमें किस तरह से हमने देखा है कि उस कार्यक्रम के जरिए देश भर के लोग तमिल संस्कृति को जान पाएं, उस दिशा में काफ़ी पहल हुई है। बीजेपी के लिहाज से देखें तो ऊर्जावान नेताओं की एक टीम तैयार हुई है तमिलनाडु में। प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने पद यात्रा पूरी की है, प्रधानमंत्री खुद उनकी तारीफ कर चुके हैं, अन्नामलाई। और बीजेपी ये मान रही है कि दोहरे अंकों में मत प्रतिशत लोकसभा चुनाव में बीजेपी का हो सकता है और उससे होगा ये कि जो कुछ छोटे दलों के साथ बीजेपी गठबंधन करने जा रही है, संकेत बहुत स्पष्ट है। उसके बाद एक बड़ी ताकत के तौर पर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उभरेगी। और जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, यहां बीजेपी का स्थानीय विधायक भी है। बीजेपी को लगता है कि न केवल ये लोकसभा जहां पर आज दूसरा कार्यक्रम होना, बल्कि आसपास की जो लोकसभाएं हैं, कन्याकुमारी हो या फिर जो तमिलनाडु में आने वाली जो लोकसभा है, उस पर बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में होगी और न केवल खाता खोलेगी बल्कि एक बड़ी चुनौती डीएमके के सामने पेश करेगी। यही वजह है कि डीएमके के परिवारवाद पर हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासा एक तरह से निशाना साध रहे हैं कि किस तरह से एक परिवार को बढ़ाने का काम डीएमके के लोगों ने, डीएमके की राजनीति कर रही है। और ऐसे में बहुत करारा निशाना बीजेपी परिवारवाद डायनेस्टी की पॉलिटिक्स पर साध रही है तमिलनाडु में भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शरण, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे, जहां पर कई सारे विकास परियोजनाओं की सौगात प्रदेशवासियों को देने वाले हैं। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र का भी दौरा करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में 4,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की रेल, सड़क और सिंचाई से संबंधित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे। वहीं साथ ही आपको बता दें कि ये परियोजनाएं जो है वो रेल, सड़क और सिंचाई से संबंधित है, जो आगे आने वाले समय में लोगों के लिए काफी लाभदायक साबित होंगी। वहीं साथ ही पीएम किसान निधि के तहत लगभग 21,000 करोड़ रुपए की 16वीं किस्त भी आज प्रधानमंत्री जारी करेंगे। नमो शेतकारी महासम्मान निधि के तहत दूसरी और तीसरी किस्त भी आज जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में किस्त जारी करेंगे, जिसका फायदा पूरे देश भर के किसानों को मिलेगा। और साथ ही 5.5 लाख महिला एसएचजी को रिवॉल्विंग फंड के 825 करोड़ रुपए की राशि भी वितरित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र में 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड के वितरण की भी प्रधानमंत्री शुरुआत करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं आयुष्मान कार्ड के जरिए लोग स्वास्थ्य सेवाएं जो है उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा मोदी आवास घरकुल योजना का भी आज प्रधानमंत्री शुभारंभ करेंगे महाराष्ट्र में। तो पीएम का ये महाराष्ट्र का दौरा है, जहां पर कई सारी योजनाओं की शुभारंभ प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। तो आज का दिन महाराष्ट्र वासियों के लिए भी बेहद अहम है। तो यवतमाल से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता योगेश बीतल। योगेश, सुप्रभात आपको। तो आज का दिन बहुत अहम होने वाला है। प्रधानमंत्री जब भी किसी दौरे पर जाते हैं तो महिलाएं हमेशा उनके फोकस में रहती हैं। आज भी जो तमाम स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं उनके साथ भी संवाद है। साथ ही आयुष कार्ड्स की अगर बात की जाए, अगर किफ़ायती दरों पर घर देने की बात है, तो एक वेलफेयर स्टेट को लेकर जो फोकस है सरकार का वो तमाम दौरों में नजर आता है। योगेश, सुप्रभात आंचल, सुप्रभात कृतिका। देखिए, आपने महिला की बात की। जब प्रधानमंत्री अभी राष्ट्रपति के भी भाषण के बाद जब धन्यवाद प्रस्ताव पर जब अपनी बात रख रहे थे, तो उन्होंने 4 चीजें, मतलब 4 बिंदु, 4 पिलर बेसिकली उन्होंने कहा था, जिसमें महिला, किसान, युवा, ये जो है ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर थे। और उन्होंने 4 जो है आप देखें तो महिला, किसान, युवा और साथ में मुझे ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा है, 4 पिलर उन्होंने बोले थे। तो वो चारों जो है वो उनके जो विकास में है वो केंद्र में रहता है। और जो अगर आप देखें तो जो युवा है, खास करके यहाँ के जो युवा हैं उनके लिए काफी आज का दिन महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो रेल प्रोजेक्ट है वो यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरी चीज जो गरीब महिला, किसान और युवा, बेसिकली 4 ये पॉइंट्स है, मुझे अभी याद आया।
इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ आंचल। देखिए, बुनियादी ढांचा को लेकर अगर आप अमरावती या यवतमाल या नागपुर जो पूरा विदर्भ क्षेत्र अगर आप इसको देखेंगे तो ये काफी पिछड़ा था। 2006 में या 250 जो सबसे गरीब जो जिले थे उसमें इसका नाम जो है वो आया था। लेकिन जिस तरीके से बुनियादी ढांचे की बात करें तो आज की पूरी अगर परियोजना पूरा अगर आप कार्यक्रम देख लें तो बेसिकली बुनियादी ढांचे से ही जुड़ा हुआ है। हालांकि उसमें महिला, जैसा आपने कहा कि SHG की भी बातें हैं, साथ में और भी कई सारी योजनाएं जैसे जो है उसमें आयुष्मान कार्ड की भी बात है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कनेक्टिविटी की बात, क्योंकि कनेक्टिविटी से जो यहाँ बहुत पहले ब्रिटिश के जमाने में यहाँ एक शकुंतला करके एक ट्रेन चलती थी, क्योंकि कपास का एक हब है ये। अगर आप कपास की खेती देखेंगे तो यवतमाल में सबसे ज्यादा कपास की खेती यहाँ पे होती थी और यही वजह है कि यहाँ से वो मूर्तिजापुर जो कि यहाँ से करीब 190 किलोमीटर दूर है, ब्रिटिश के समय में यानी कि अंग्रेज शासन के समय में यहाँ से मूर्तिजापुर कपास जाता था और फिर वहां से वो मुंबई जाता था। तो समझिए किस तरीके की कनेक्टिविटी थी। एक जो किताब है जब बैटल फॉर एशिया जो किताब है उसमें भी इन सब चीजों का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के लिए खास करके जो किसान है उनकी संपत्ति को ब्रिटिश अपने यूज के लिए किस तरीके से एक्सप्लॉइट करते थे और फिर उस कनेक्टिविटी से जो पैसा आता था या उस प्रोडक्ट से जो पैसा आता था वो ब्रिटिश राज अपने सुविधा के लिए जो है वो यूज करता था। लेकिन अभी जिस तरीके से यहाँ पे ब्रॉडगेज होगा, जो पूरा रूट है, अगर वर्धा का अगर आप रूट देख लें जहाँ पे ब्रॉडगेज शुरू होने वाली है, 2 रूट है, एक वर्धा से कलम है और दूसरा न्यू बस्ती से जो रूट है वो 2 रूट है। तो न्यू बस्ती से जो अलमनेर और वर्धा से जो कलम, ये 2 रूट है जहां पे पीएम वर्चुअली 2 ब्रॉडगेज ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। ये दोनों रूट अगर आप देखें तो एक तरीके से फार्मर कनेक्टिविटी, क्योंकि हमने देखा था इसी सरकार के अंदर किसान रेल भी चली थी जो कि सभी रेल संगोला में चली थी जो कि सोलापुर जिले में आता है। अगर आप देखें तो ये जो दोनों ट्रेन चलेगी वो कम से कम जो किसान है, खास करके जो कपास की खेती है, यहाँ पे सोयाबीन की खेती है, लाइम की खेती यहाँ पे, ऑरेंज की खेती यहाँ पे है, इनके किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। तो जो किसान, जो 4 पिलर जो हैं उनमें से किसान के लिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि उनको कनेक्टिविटी मिलेगी, उनके प्रोडक्ट के अच्छे दाम मिलेंगे और जो किसान से रिलेटेड यहाँ पे समस्याएं वो कम होगी। दूसरी बात, महिला, जो दूसरा पिलर है महिला, आपने बिल्कुल सही अंडरलाइन किया कि जो करीब 5.5 लाख जो SHG है वो यहाँ पे रहेंगी। जो मंत्री है यहाँ पे गिरीश महाजन, कल उनसे हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि लाखों की संख्या में महिलाएं यहाँ आएगी, क्योंकि स्वयं सहायता समूह महिला बजट घर पे सरकार बहुत पहले काम कर चुकी है। जो रिवॉल्विंग फंड है वो बेसिकली रिवॉल्विंग फंड इसलिए ही दिया जाता है क्योंकि जो SHG से अंदर जो महिलाएं हैं जो छोटे मोटे काम कर रही हैं उनके लिए वो फंड जो है वो इंश्योर किया जाता है, वो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तीसरा, गरीब। देखिए, गरीबी का अगर बात करें तो जहां तक मैंने आपको किसानी की बात कही, यहाँ ये वैसा जगह है जहां पे किसान की आत्महत्या के लिए ये जगह काफी चर्चा में रहता है और कई बार यहाँ से अगर आप देखेंगे तो चुनावी रैलियों में या बहुत सारे मौकों पे इन सब चीजों पे बात होती है। काम कब होता है तो वो अब आपको देखने को मिलेगा जब ये कनेक्टिविटी होगी और साथ में युवा, जो मैंने आपको कहा कि रोजगार, साथ में एजुकेशन के लिए, एजुकेशन भी यहाँ से कनेक्टिविटी है। तो ये चारों पॉइंट को लेकर आज का दिन यवतमाल के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जी आंचल, इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि वेलफेयर स्टेट की तरफ लगातार सरकार की पूरी कोशिश है तमाम राज्यों को इस तरह की फोकस पॉइंट से जोड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। बिल्कुल, और इसी के साथ नया सफर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। मैंने अपना NPS अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना NPS नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा NPS अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माई न्यू कंपनी। NPS किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा NPS अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 मार्च तक झारखंड और ओडिशा के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज रांची में झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो 3रा दीक्षांत समारोह है उसमें भाग लेने वाली। तो राष्ट्रपति का झारखंड का ओडिशा दौरा है। ओडिशा के रायरंगपुर में केंद्र सरकार के हॉलिडे होम की आधारशिला भी राष्ट्रपति रखेंगी। रायरंगपुर में विभिन्न सड़क परियोजनाओं और एक खेल परिसर की भी आधारशिला रखी जाएगी। वहीं अगर बरसाही की बात की जाए तो वहां एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का शुभारंभ भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा।
और इसी के साथ चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो है कर्नाटक से जुड़ी हुई, जहां पर राज्यसभा चुनाव के बाद एक अलग ही मामला इस वक्त सामने आया है। दरअसल यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बेंगलुरु में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज्यसभा चुनाव में विजेता घोषित किए जाने के बाद कांग्रेस नेता नासिर हुसैन के समर्थकों ने विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। नासिर हुसैन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं और संसदीय दल के सचेतक भी हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि नासिर हुसैन ने इसके बाद कोई माफी नहीं मांगी और ना ही नारे की निंदा की है, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के दावों का खंडन किया है। केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता प्रहलाद जोशी ने कहा कि इसकी निंदा करने की बजाय नासिर हुसैन गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी अब सीधे तौर पर पाकिस्तान का समर्थन कर रही है। After the victory of Mr. Nasir Hussain in Rajya Sabha election from Congress party in the Vidhan Sabha itself, which is the most sacrosanct building of the democracy of Karnataka, there pro-Pakistani, Pakistan Jindabad slogans have been raised by the Congress party workers. Instead of condemning this, Mr. Nasir Hussain is trying to mislead and saying that somebody is spreading a false news, which is more dangerous. Congress party, when it was in power, they used to hobnob with the Pakistan. Now they are directly supporting the Pakistan. वहीं सरकार आम चुनावों में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज से देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू करेगी। इस अभियान का उद्देश्य राष्ट्र के व्यापक हित में युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना और मताधिकार की उपयोगिता बताना है। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं से अपनी आवाज उठाने का अनुरोध किया। अभियान ये जो है वो 6 मार्च तक जारी रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं को अपनी आवाज उठाने के अनुरोध के साथ वोट करने का भी आग्रह किया है। उच्च शिक्षण संस्थानों में मतदाता जागरूक अभियान चलाने के लिए भी कहा गया है। साथ ही प्रधानमंत्री का युवाओं और पहली बार मतदाता बने लोगों से वोट करने का आह्वान भी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में पहली बार मतदान करने जा रहे युवा मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। इस पर काशी के युवाओं में किस तरह का उत्साह है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में हूं मैं, और ये विद्यार्थी वो विद्यार्थी हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। अभी पिछले मन की बात में प्रधानमंत्री, जो कि सांसद भी हैं काशी से, उन्होंने अपील की इन युवा मतदाताओं से जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, उनसे अपील की है कि वो मतदान अवश्य करें। पहली बार वोट देने जा रही हूँ तो एक्साइटमेंट तो बहुत सारी है कि पहली बार वो लाइन लगना एंड ऑल सारी चीजें देखा है, बट उससे ज्यादा मुझे लगता है कि युवा के लिए एक जिम्मेदारी है कि हम अपने नेताओं को किसे चुन रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम वोट डालूंगा और मैं ये हम लोग का अधिकार है कि सबको वोट देना ही चाहिए, और हम लोग पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि हम लोग की जो वो वोट की रेशियो है वो प्रति वर्ष बढ़ते जा रहा है, कि हर साल कुछ ना कुछ लोग बढ़ रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। ये हमें देना ही चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। ये फर्स्ट टाइमर हैं, लेकिन सोच इनकी इतनी बुलंद है, ये इनको एहसास है कि मतदान करना जिम्मेदारी का अवसर है, और साथ ही हम ऐसी सरकार को चुन सकते हैं जो इन युवाओं के लिए, देश के लिए काम करे। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज पर नया सवेरा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा, और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। मोदी सरकार की गारंटी,
भारत होगा गरीबी मुक्त। 9 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, अखबारों की सुर्खियों का। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए चलते हैं सीधे हमारी सहयोगी जो कि जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से, संध्या शर्मा। संध्या, क्या कुछ समेट कर लाए हैं आप अखबारों के जगत से हमारे दर्शकों के लिए? जी हाँ, चल इस बार उल्टी गिनती भी हमारी, समय भी हमारा और रॉकेट भी हमारा है। जी हाँ, कल विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में अपने ये बात कही और गगनयान मिशन में उड़ान भरने वाले 4 अंतरिक्ष यात्रियों को पंख भी सौंपे। तो इस खबर को आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ अपने पहले पेज पर पहली हेडलाइन बनाया है। इसके अलावा आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश ऐसे तो मौसम के मिजाज से यहाँ का पारा ठंडा माना जाता है, लेकिन कल राज्यसभा जो चुनाव हुए और परिणाम सामने आए, इसके बाद से यहाँ पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है और इस खबर को आज सभी अखबारों ने अपने पहले पेज पर लिया है। और आपको बता दें कि भाजपा की इस जीत के साथ संकट में सुक्खू सरकार, ये आज अखबार में हेडलाइन देखने को मिली है। इसके अलावा सपा को भी सेंध लगी है और उत्तर प्रदेश में 8 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं और अखिलेश को यहाँ पर झटका लगा है। तो इस खबर को भी आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि नौसेना के लिए ब्रह्मास्त्र बनी है ब्रह्मोस। जी हाँ, 19,000 करोड़ में ज्यादा रेंज वाली 200 ब्रह्मोस मिसाइलों का ऑर्डर दिया गया है, जो कि नौसेना की ताकत को और बढ़ाएगी। ये आज हरिभूमि अखबार ने अपने पेज पर लिया है। इसके अलावा आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय खबर, तो गाजा में संघर्ष गंभीर चिंता का विषय है। ये भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा। UNHRC के 55वें सत्र को संबोधित करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर बोल रहे थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा मानव अधिकार पर बोलते हुए कि हमारा जो संविधान है वो सुरक्षा की गारंटी देता है। तो इस खबर को भी आज अखबार ने प्रमुखता के साथ लिया। इसके अलावा आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होगा वो उससे हमें काफ़ी आस है और देश की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का जो हमारा लक्ष्य है उसे हम जल्द ही पूरा करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश की जो रीढ़ है वो स्टार्टअप है। उन्होंने एक कार्यक्रम में ये बात कही। इस खबर को भी आज अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। और चलते चलते एक और अंतर्राष्ट्रीय खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं, जिसे हरिभूमि अखबार ने अपने देश विदेश पेज पर लिया है। दरअसल जमीन में गैस तो समुद्र में मिला 1.66 लाख करोड़ का खजाना। जी हाँ, सऊदी अरब में 15 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस का भंडार मिला है। और इसके अलावा अटलांटिक महासागर के समुद्र में 316 साल पहले एक जहाज डूबा था और बताया गया है कि इसमें 200 टन खजाना दफन है, जिसे कोलंबिया की जो सरकार है वो निकालने का अब प्रयास शुरू करने वाली है। तो आज के अखबारों में ये है अहम, महत्वपूर्ण और खास खबरें। आपने बिल्कुल सही कहा संध्या, वक्त भी हमारा, रॉकेट भी हमारा और जो उसमें जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो भी भारत देश के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए अखबारों के जरिए। बिल्कुल, और नया सवेरा में इसी के साथ बढ़ते आगे और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरें। अमेरिकी सेनेट के बहुमत नेता चक शूमर ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ की बैठक के बाद शूमर ने कहा अमेरिकी कांग्रेस के नेता सरकारी फंडिंग योजनाओं पर अच्छी प्रगति कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये तेजी से आगे बढ़ेगा। पेंटागन के प्रवक्ता मेजर जनरल पैट्रिक राइटर ने एक ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अमेरिका की यूक्रेन में लड़ने के लिए सेना भेजने की कोई योजना नहीं है। पैट्रिक राइटर ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं कि यूक्रेन को उनकी सबसे जरूरी जरूरतों को पूरा करने के लिए जितनी जल्दी हो सके सहायता मिले। ब्राजील में भारी बारिश के कारण एकर नदी में बाढ़ आई, जिसकी वजह से हजारों लोगों को घर खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा। शहर नदी के पानी में डूब गया, जहां लगभग 11,000 से अधिक लोगों ने अपने घर खो दिए और 22 में से 17 शहरों में आपातकाल घोषित कर दिया गया। दक्षिणी अमेरिका के पेरू में भूस्खलन और भारी बारिश ने माचू पिचू के लिए रेल संपर्कों में से एक को बाधित कर दिया है। बारिश से हुए नुकसान के कारण 17 क्षेत्रों के 100 जिलों में आपातकाल की स्थिति की भी घोषणा की गई है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं खबरें कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में।
भारत ने विश्व व्यापार संगठन की बैठक में सुदूर जल क्षेत्र में मछली पकड़ने को लेकर सब्सिडी पर कम से कम 25 साल की रोक लगाने की मांग की। उसका कहना है कि इस प्रकार के समर्थन वाले उपायों से पर्यावरण अनुकूल मत्स्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। WTO में मत्स्य सब्सिडी पर एक सत्र में भारत ने यह भी कहा कि घरेलू मछुआरे मछली पकड़ने के लिए पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों का पालन करते हैं और क्षेत्र पर किसी भी समझौते में मछली पकड़ने वाले समुदाय के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए। NCLT ने निवेशकों की याचिका पर बायजूस को 3 दिन के भीतर लिखित जवाब देने के लिए कहा और अपने आदेश को अब सुरक्षित रखा है। देशभर में बेवजह टोल वाली सड़कों की संख्या में विस्तार और फास्टैग यूजर्स की संख्या बढ़ने से टोल कलेक्शन में वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान टोल कलेक्शन में 62,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। वाहन विनिर्माता कंपनी स्कोडा भारत में कॉम्पैक्ट SUV खंड में कदम रखने और बाजार में अपने इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर आने की योजना पर काम कर रही है। हाल ही में कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी। और कारोबार जगत की बाद अब बात करते हैं खेल जगत की खबरों के फटाफट अंदाज में। भारतीय तैराक श्रीहरि नटराज ने एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। उन्होंने 200 मीटर फ्री स्टाइल वर्ग में 1 मिनट 49.72 सेकंड का समय निकालकर पहला स्थान प्राप्त किया। ब्रिटेन के टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे ने दुबई ड्यू फ्री टूर्नामेंट में कनाडा के टेनिस शापोवालोव को 3 सेटों में 4-6, 7-6, 6-3 से हरा दिया। ये हार्ड कोर्ट पर उनकी टूर स्तर की 500वीं जीत रही। वो ऐसा करने वाले 5वें खिलाड़ी हैं। प्रीमियर लीग के फाइनेंशियल नियम तोड़ने के आरोप में एवर्टन फुटबॉल क्लब पर लगाई गई पेनल्टी में कटौती की गई। ये पेनल्टी 10 से घटाकर 6 अंक की कर दी गई है। ब्रेंडन मैकलम का कहना है कि शोएब बशीर को काउंटी क्रिकेट में पर्याप्त मौके दिए जाने चाहिए। शोएब बशीर ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया है। मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर पेप ग्वार्डियोला का कहना है कि जब जैक ग्रिलिश के प्रदर्शन में सुधार होगा तो उनकी स्टार्टिंग लाइनअप वापसी हो जाएगी। ग्रिलिश ने इस सीजन में सिर्फ 19 मैच खेले हैं। और वहीं भारतीय डेफ क्रिकेट टीम 6 मार्च से 12 मार्च तक शारजाह यूएई में आयोजित होने वाली बधिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद T20 विश्व कप में भाग लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आगामी चैंपियनशिप के लिए भारतीय बधिर क्रिकेट संघ ने टीम की नई जर्सी का भी अनावरण किया। इस विश्व कप में 6 देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका की टीमें विश्व चैंपियन का खिताब जीतने के लिए टूर्नामेंट में उतरेंगी। विश्व कप का फाइनल 12 मार्च को खेला जाएगा। भारतीय डेफ क्रिकेट टीम 6 मार्च से 12 मार्च तक यूएई के शारजाह में होने वाले डेफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगी। इस विश्व कप के लिए भारतीय टीम की जर्सी का नई दिल्ली के प्रेस क्लब में अनावरण किया गया। भारतीय टीम को टूर्नामेंट के सबसे मजबूत दावेदारों के रूप में माना जा रहा है। इस बार के विश्व कप में 6 देश हिस्सा लेंगे, जिसमें भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका की टीमें शामिल हैं। Deaf Cricket Society recently had an inter-school match in Delhi, and they are now promoting through Deaf Cricket Society. They still have that NGO, and they are going to the grassroots and they're going to the schools. So I think it's a long-term vision, but it's all credit goes to him and his team. He's a very able team. They're all hearing impaired, but they can communicate better than you and me. All the matches, whatever is going to come, we are going to show a tremendous capability of our cricket players, and this is how we want to show and convey to our mainstream players that please see, come, appreciate, and take them as a part of you. टीम ने 2022 के DICC चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। भारतीय टीम की तैयारियों के लिए दिल्ली में कैंप भी चलाया जा रहा है। कैंप में खिलाड़ी दूधिया रोशनी में खेलने का अभ्यास कर रहे हैं। वर्ल्ड कप के सभी मैच दूधिया रोशनी में खेले जाएंगे। भारतीय कोच ने टीम की तैयारियों के बारे में बताया और कहा कि विश्व कप में अच्छे प्रदर्शन से खिलाड़ियों की किस्मत बदल सकती है। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मुकाबला अभी से चर्चाओं में बना हुआ है।
2022 में हमने चैंपियन ट्रॉफी जीती थी, हमारी टीम अच्छा खेली थी। इस बार भी हमने पूरी टीम एक अच्छा बनाया है बैलेंस के हिसाब से। और देखो पाकिस्तान तो आपको पता ही है, जैसे उनके बॉलर हैं, जैसे लेफ्ट आर्म ज़्यादा अच्छे होते हैं, हमने उस पर भी वर्कआउट करा अपनी टीम को। तो ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट बॉलर पे बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आई होप इंडिया पाकिस्तान हमेशा जो फाइट वाला मैच रहता है वैसे ही रहेगा। पिछली बार कैंप जो लगाया था इसी सिचुएशन के हिसाब से लगाया था, और हमारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, और सभी की स्पीड बहुत अच्छी है, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, पॉलीमेट्रिक बहुत अच्छी है। डिफरेंट वर्क हम लोगों ने किया है, बैट्समैन पे, बॉलर पे, विकेट कीपर पे। तो आई होप इंडिया के लिए हम लोग जीत करके ही आएंगे। इस बार टीम की कमान वीरेंद्र सिंह के हाथों में है और उनका मानना है कि भले ही रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद विश्व कप का खिताब नहीं जीत पाया, लेकिन उनकी टीम इस बार देशवासियों के सपनों को पूरा करने में जरूर कामयाब होगी और डेफ विश्व कप का खिताब जीत कर लौटेगी। मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब खबरें ग्लैमर वर्ल्ड से। तापसी पन्नू अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मैथियास अप्पू के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। 10 साल डेट करने के बाद एक्ट्रेस अगले महीने मार्च में शादी रचाने जा रही हैं। शादी सिख और क्रिश्चियन रीति रिवाज से होगी। अभिषेक मलिक, सुहानी चौधरी शादी के 2 साल बाद अलग हो रहे हैं। कुमकुम भाग्य एक्टर ने अपनी पत्नी से तलाक लेने पर अपना पहला रिएक्शन शेयर किया और खुलासा किया कि उनके लिए सेपरेट होना आसान नहीं था। दिया और बाती हम फिल्म संध्या बिंदुड़ी यानी दीपिका सिंह 8 साल बाद टीवी शो मंगल लक्ष्मी से अब वापसी कर रही हैं। शो का प्रोमो भी सामने आ चुका है, जिसमें संध्या बिंदुड़ी एक अलग ही अंदाज में नजर आ रही हैं। विद्युत जामवाल ने अपने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए एक फिल्म क्रिटिक पर घूस मांगने का आरोप लगाया। इसके साथ ही विद्युत ने अपने पोस्ट में यह भी खुलासा किया कि फिल्म क्रिटिक ने उन्हें ब्लॉक तक कर दिया। भोजपुरी फिल्म एक्ट्रेस आंचल तिवारी और सिमरन श्रीवास्तव की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं इस हादसे में सिंगर छोटू पांडे, रमेश पांडे के साथ 9 और लोगों की भी मौत हुई है। यह हादसा बिहार के कैमूर जिले में हुआ। पंकज उधास का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। पंकज उधास की अंतिम विदाई में विद्या बालन, सुनील गावस्कर, सोनू निगम, शंकर महादेवन जैसे कई सेलेब्स शामिल हुए। और चलिए नया सवेरा में अब रुख अगले सेगमेंट का और बात करते हैं अब मौसम की। जानते हैं मौसम का मिजाज। मौसम की अगर बात की जाए तो खास तौर पर मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में 1 और 2 मार्च के लिए भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ मौसम विभाग का ये भी मानना है कि अरुणाचल प्रदेश में तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही साथ बात की असम और मेघालय की, तो यहाँ पर भी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं तमिलनाडु, केरला और तिरुवनंतपुरम में भी तेज हवाएं और बिजली कड़कने की संभावना है।
और इसी के साथ चले नया सवेरा में आज के लिए इतना ही और आपको छोड़ जाते हैं जूनागढ़ के नवाब महाबत खान के मकबरे की मनोरम यूरो इंडो इस्लामिक वास्तुकला के साथ में। बिल्कुल, जहां मकबरे के चारों ओर सर्पल सीढ़ियां हैं और गगनचुंबी गुंबद है जो आपका मन मोह लेंगी। इन दृश्यों का लीजिए आनंद, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।